ये जो हमने रूल ऑफ एडिशन जो है पढ़े थे कि हम उसमें स्पेशल रूल ऑफ एडिशन है कि probability of A or B is equal to probability of A plus B when events are mutually exclusive. When events are not mutually exclusive, then probability of A or B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A and B. उसके लिए हमने ये ऑटोमेटिक शाह मशीन वाली एक एग्जाम्पल भी की थी जिसमें ओवरवेट, अंडरवेट और सेटिस्फैक्ट्री बैग्स थे। तो हमने यहाँ पर जो बी हमारा सेटिस्फैक्ट्री बैग है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.90 है। अच्छा, वही एग्जाम्पल यहाँ कॉम्प्लीमेंट रूल के जरिए से वो दोबारा करता है। एन ऑटोमेटिक शाह मशीन fills plastic bags with a mixture of beans, broccoli and other vegetables. Most of the bags contain the correct weight, but because of the variation in the size of the beans and other vegetables, a package might be underweight or overweight. Use the complement rule to show the probability of a satisfactory bag is 0.9. हमारे पास satisfactory bag B जो है इसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 है। वो कहता है ये कॉम्प्लीमेंट रूल के जरिए से आप साबित करें। कॉम्प्लीमेंट रूल के जरिए से हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास ये टोटल जो है पूरा एक्सपेरिमेंट है, ये वेन डायग्राम, इसमें ए है और सी है। ये ए और सी जो है, ए की प्रोबेबिलिटी 0.025, सी की प्रोबेबिलिटी 0.075 और ये जो बाकी है ये सारे के सारा बी है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 है। अब हमने बी की बजाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को यूज करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये जो फार्मूला है कॉम्प्लीमेंट का, देखिए कॉम्प्लीमेंट रूल इज यूज टू डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट अकरिंग फ्रॉम 1। तो यह देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ये जो एग्जांपल में इसने वेन डायग्राम दिया हुआ है, ये ए है और बाकी सारा ए कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे तो 1 आएगा। ये सिंपल सी बात है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को राइट पे ले जाएंगे तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए 1 से माइनस किया तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई। तो ये कॉम्प्लीमेंट रूल जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 0.9 है, लेकिन हम कॉम्प्लीमेंट रूल जब यूज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से आते हैं? ये ए और सी है। तो ए और सी की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर सी। तो ये -1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर सी किया हमने, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर सी की जगह पर ये जो है वो फार्मूला हमने लगाया जो पिछले हमने स्पेशल रूल ऑफ एडिशन पढ़ा था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 0.025 प्लस 0.075, तो ये 0.10 हुआ, तो 1 से माइनस किया तो 0.9 आ गया। यही वाली चीज हम यहाँ पर साबित, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो 0.900 है, और हमने कॉम्प्लीमेंट रूल को यूज करते हुए भी जब कैलकुलेट किया तो प्रोबेबिलिटी 0.900 हुई। तो इट इज द यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट रूल फॉर कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटीज। नाउ द जनरल रूल ऑफ एडिशन एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी। हमारा जो जनरल रूल ऑफ एडिशन है इसके अंदर जॉइंट प्रोबेबिलिटी भी आती है। Probability of A or B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A and B। ये जो probability A and B है ये actually हमारी joint probability है। The Venn diagram shows the result of a survey of 200 tourists who visited Florida during the year. 200 tourists who visited Florida during the year. The survey revealed that 120 went to Disney World, 100 went to Busch Gardens and 60 visited both. What is the probability that a selected person visited either Disney World or Busch Gardens? तो ये डिस्नी वर्ल्ड और बुश गार्डन के लिए दोनों का जो है आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्नी आर बुश, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्नी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बुश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ डिस्नी एंड बुश। तो ये डिस्नी और बुश दोनों की प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास वेन डायग्राम उसने बनाया है। ए जो उसने कहा है कि 200 टोटल हैं, जिनमें से 120 वेंट टू डिस्नी वर्ल्ड एंड 100 वेंट टू बुश गार्डन एंड 60 विजिटेड बोथ। तो ये 120 ओवर 200 प्लस 100 ओवर 200 माइनस 60 ओवर 200। तो ये जो बोथ वाला है हमने माइनस किया, तो ये 0.6 प्लस 0.5 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.80। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.80 आ गई। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी
a probability that measures the likelihood two or more events will happen concurrently. Two or more events will happen concurrently. तो इसकी probability को measure करता है। ऐसी चीज जिसमें हम दो या दो से ज्यादा इवेंट्स के एट द सेम टाइम जो अकर होने वाली प्रोबेबिलिटी को मेजर करते हैं उसको कहते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ये दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी है। ए और जैसे यहाँ पर हमारे पास है किंग्स है, हर्ट्स है और ए एंड बी, तो इसके अंदर जो बोथ शामिल होते हैं हमारे पास, तो ये जो दोनों का जो जॉइंट एरिया है इसको जॉइंट प्रोबेबिलिटी कहते हैं। नाउ स्पेशल एंड जनरल रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। The special rule of multiplication requires that two events A and B are independent. जब हमारे पास दो इवेंट A and B इंडिपेंडेंट हों तो फिर हम स्पेशल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। And two events A and B are independent if the occurrence of one has no effect on the probability of the occurrence of the other. जब एक जो इवेंट की अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी या अक्कर होना दूसरे इवेंट के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी पर असरअंदाज न होता हो, then they are called independent events. This rule is written as probability of A and B is equal to probability of A multiplied by probability of B. तो ये स्पेशल रूल, जब हमारे पास दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A and B is equal to probability of A multiplied by probability of B. For example है जी, a survey by the American Automobile Association AAA revealed 60% of its members made airline reservations last year. तो AAA की जो पुराना रिकॉर्ड बता रहा है कि उसके 60% मेंबर ने एयरलाइन रिजर्वेशंस ली, एयरलाइन टिकट जो है वो रिजर्व किए। 2 members are selected at random. Since the number of AAA members is very large, we can assume that R1 and R2 are independent. तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं R1 और R2 हमने उनको कहा, उनके जो मेंबर्स हैं, what is the probability both made airline reservations last year? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ने ही जो लास्ट ईयर जो है एयरलाइन रिजर्व की। तो हम सिंपली चूंकि R1 और R2 दोनों इंडिपेंडेंट है, लिहाजा हमें सिंपली उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा उनकी प्रोबेबिलिटीज को। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 क्या है और R2 क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 है 0.6, क्योंकि 60% की बात उन्होंने की है, और क्योंकि दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 भी 60% है, वो भी 0.60 होगा। तो जब हम R1 और R2 के इंडिपेंडेंट मानते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 एंड R2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 इज इक्वल टू 0.6 इनटू 0.6 इज इक्वल टू 0.36। तो ये हमारे पास जो है दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है कि सिलेक्ट उन्होंने रिजर्व किए, एयरलाइन टिकट्स रिजर्व किए, तो इट इज 0.36। नाउ स्पेशल एंड जनरल रूल्स ऑफ एडिशन में है कि द जनरल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड, द जनरल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड टू फाइंड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी दैट टू इवेंट्स विल अकर। अब इसकी भी ये भी हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है कि दोनों ने एट द सेम टाइम अकर हुए, लेकिन यहाँ पर तो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, इसको हम पढ़ते हैं। B गिवन A का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A हैज ऑलरेडी अकर्ड। हमारे पास B की प्रोबेबिलिटी जबकि A पहले से अकर हो चुका है और वो B पर असरअंदाज भी होता है। एग्जांपल लेते हैं जी, a golfer has 12 golf shirts in his closet. Suppose 9 of these shirts are white and others blue. टोटल उसके पास 12 शर्ट्स हैं जिनमें से 9 व्हाइट हैं, तो इसका मतलब है 3 ब्लू हुई। यहाँ नीचे उसने पिक्चर दी है। He gets dressed in the dark, so he just grabs the shirt and puts it on. He plays golf 2 days in a row and does not do laundry. What is the likelihood both shirts selected are white? तो टोटल उसके पास 12 शर्ट्स हैं जिनमें से 9 व्हाइट हैं और 3 जो है ब्लू है। उसने अंधेरे में शर्ट निकाल कर पहन ली और लगातार 2 दिन वो खेला और लॉन्ड्री को उसने अपनी शर्ट्स को धुलवाया भी नहीं है। What is the likelihood that both shirts selected are white? So the event that the first shirt selected is white is W1. The probability will be probability of W1 is equal to 9/12, 12 में से 9, ठीक है।
तो W1 की प्रोबेबिलिटी है 9/12। द इवेंट दैट, ये अगर आप यहाँ पर याद हो आपको, तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स जो है वाइट चूंकि 9 है, अगर वो यहाँ पे ब्लू की बात करता है वो 3 आता, 3/12, लेकिन यहाँ पर 9/12 है क्योंकि हमारे पास 9 वाइट शेड्स थी और टोटल हमारे पास 12 है। तो ये फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये हमारे पास आया 9/12। द इवेंट दैट द सेकंड शेड W2 selected is also white, the conditional probability that the second shade selected is white given that the first shade selected is also white। तो ये बनेगा probability of W2 given W1। तो इसका मतलब है कि सेकंड टाइम जो वो शेड ले रहा है वो व्हाइट है, जबकि फर्स्ट शेड भी व्हाइट थी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 8/11, क्योंकि अब हमारे पास टोटल 9 की बजाय 8 शेड्स रह गई हैं। पहले भी अगर W व्हाइट थी और अब भी व्हाइट है, तो पहले तो 9/12 था, अब उसकी प्रोबेबिलिटी 8/11 होगी। टोटल उसकी 11 रह गई, एक इस्तेमाल हो चुकी है, उनमें से 8 जो थी वो व्हाइट थी। टू डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 व्हाइट सेट्स बीइंग सिलेक्टेड वी यूज फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B। यहाँ पे इसमें वही थोड़ा सा गलती आ गई, A एंड B। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 एंड W2 इज इक्वल टू probability of W1 multiplied by probability of W2 given W1 is equal to, यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई किया 9/12 into 8/11, तो मल्टीप्लाई करने हैं पॉइंट, ये आ गया 0.55। तो ये हमारे पास 55% चांसेस है कि उसने फर्स्ट जो शर्ट पहनी वो भी व्हाइट थी और जो सेकंड शर्ट है वो भी व्हाइट थी। कॉन्टिजेंसी टेबल्स, a contingency table is the table used to classify sample observations according to 2 or more identifiable characteristics। तो या दो से ज्यादा जो प्रॉपर्टीज की जरिए जो हम देखते हैं एट द सेम टाइम, उसको हम कॉन्टिजेंसी टेबल कहते हैं। नीचे अगर आप ग्राफिकर में देखें तो ये कॉन्टिजेंसी टेबल है, जिसमें ऊपर वाली साइड पे अलग प्रॉपर्टी है और लेफ्ट साइड पे जो है उसकी अलग प्रॉपर्टी है। तो एग्जाम्पल एक लेते हैं जी हम यहाँ पर, a sample of executives were surveyed about loyalty to their company. One of the questions was, if you were given an offer by another company equal to or slightly better than your present position, would you remain with the company or take the other position? The responses of the 200 executives in the survey were cross-classified with their length of service with the company। तो यहाँ पे देखें जी, लेंथ ऑफ सर्विस है 1 less than 1 year, 1 to 5 year, 6 to 10 year, more than 10 years। तो उस पर इसने इवेंट कहा B1, B2, B3, B4, हमने 4 इवेंट्स बना लिए। लेफ्ट साइड पे है लॉयल्टी, वुड रिमेन A1 है, वुड नॉट रिमेन A2 है। तो उसके लिहाज से उसने ये टेबल बनाया है। तो ये सबका टोटल 120 इधर आ रहा है, इन सब का A2 का टोटल 80 आ रहा है और टोटल 120 प्लस 80 इज इक्वल टू 100। और लेफ्ट साइड पे दूसरा जो 4 इवेंट्स हमारे हैं B1, B2, B3, B4, इन सब का B1 का टोटल 35, B2 का टोटल 45, B3 का टोटल 15 और B4 का टोटल 105 और 35 प्लस 45 प्लस 15 प्लस 105 इज इक्वल टू 200। तो ये हमारे पास जो है टोटल 200 आ गए। Event A1 happens if a randomly selected executive will remain with the company despite an equal or slightly better offer from another company. Since there are 120 executives out of the 200 in the survey who would remain with the company, so probability of A1 is equal to 120 over 200 or 0.6. Event B4 happens if a randomly selected executive has more than 10 years of service with the company। अगर यहाँ पर हम बात करें probability of B4 given A1 is the conditional probability that an executive with more than 10 years of service would remain with the company. Of the 120 executives who would remain, 75 have more than 10 years of service. So probability of B4 given A1 is equal to 75 over 120। अब यहाँ पे B4 की प्रोबेबिलिटी है टोटल A1 में से, तो 75 over 100। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 एंड B4 का अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो फार्मूले के मुताबिक है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B4 गिवन A1। तो A1 की प्रोबेबिलिटी 120 over 200 मल्टीप्लाई B4 गिवन A1 की प्रोबेबिलिटी है 75 over 120 मल्टीप्लाई किया
और सॉल्व किया तो ये आ गया 0.375। अब इसका क्या मतलब है A1 एंड B4। तो क्या प्रोबेबिलिटी है जी कि हमारे पास जो है ऐसे लोग हों जो वुड रिमेन विद द कंपनी एंड दे हैव आल्सो 10 years or more service। तो प्रोबेबिलिटी A1 एंड B4 इज इक्वल टू 0.375। 37.5% चांसेस है कि 10 साल से ज्यादा लोगों को अगर ऑफर दी जाए तो वो पसंद करेंगे कि हम भाई इसी कंपनी के साथ रहना चाहेंगे। तो ये कॉन्टिजेंसी टेबल का यूज है हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 एंड A2, B1 एंड A2, तो B1 एंड A2, B1 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी जी? B1 का टोटल 35 है, तो 35/200। और उसके बाद जब A2 की बात करेंगे तो A2 गिवन B1 आएगा कि B1 पहले कर हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन B1 जो आएगा तो वो 25/35 आ जाएगा। 25/35 तो हम 35/200 मल्टीप्लाइड बाई 25/35 करेंगे तो ये हमारे पास उसका जो आंसर आएगा वो ये होगा कि ऐसे लोग जो जिनका 1 साल से कम एक्सपीरियंस है और वो वुड नॉट लाइक टू रिमेन विद द कंपनी, तो ये उसका आंसर है। So it is the use of continuous table for calculating probabilities, joint probability और conditional probability ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्री डायग्राम्स है, ये इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्री डायग्राम भी यूज किया जा सकता है। जैसे हमारे पास है वुड रिमेन, उसकी तो प्रोबेबिलिटी 120/200 है, वुड नॉट रिमेन की 80/200 है। और वुड रिमेन में फिर आगे 4 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास जो है लेस देन 1 ईयर की 10/120 और 1 to 5 years की 30/120। ये सिंपली उसी से डाटा लिया है, 10/120, 30/120, 5/120, 75/120। और दूसरी ब्रांच है यहाँ पर उसमें आ जाएगा 25/80। ये कहाँ से लिया उसने? ये 25/80, 15/80, 10/80, 30/80, ये कंडीशन प्रोबेबिलिटीज है। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 10/120 को 120/200 से, तो 120/200 into 10/120 is equal to 0.05। जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ गई कि वुड रिमेन एंड लेस देन 1 year एक्सपीरियंस, वुड रिमेन एंड 1 to 5 years एक्सपीरियंस, वुड रिमेन एंड 6 to 10 years एक्सपीरियंस, वुड रिमेन एंड ओवर 10 years एक्सपीरियंस। तो ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज जो है ट्री डायग्राम के जरिए उसने कैलकुलेट कर ली है। ट्री डायग्राम की उसने डेफिनेशन दी है, ये भी देख लें। A tree diagram is useful for portraying conditional and general probabilities. It is particularly useful for analyzing business decisions involving several stages. A tree diagram is a graph that is helpful in organizing calculations that involve several stages. Each segment in the tree is one stage of the problem. The branches of a tree diagram are weighted by the probabilities. तो ये जो आपकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट हो रही हैं ये उसकी बात भी कर रहा है कि उनके वेट्स, हम कह सकते हैं कि उनके वेट्स हैं। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो है ये दो बहुत ही यूजफुल रूल्स हैं जिनके जरिए से हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जिनके जरिए से हम कैलकुलेट करते हैं। परम्यूटेशन इज एनी अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड फ्रॉम एन पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स। द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट इन परम्यूटेशन। अगर ऑर्डर की बात करें कि ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने कहा कि हमारा A1 सिलेक्ट हुआ फिर A2 सिलेक्ट हुआ, तो ये ऑर्डर है। A1 A2 इज नॉट इक्वल टू A2 A1। अगर हमारा A1 पहले आए A2 बाद में आए और वो बराबर नहीं है A2 पहले आए A1 बाद में आए, तो ये बराबर जब ऐसी सूरत होगी ये परमोटेशन ऑर्डरिंग उसका अरेंजमेंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो तो फिर हम परमोटेशन का रूल यूज करते हैं। और अगर ऐसा ना हो तो फिर हम कॉम्बिनेशन का रोल यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या है? इट इज द नंबर ऑफ वेज टू चूज आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ n ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिगार्ड टू ऑर्डर। फार्मूला क्या है? NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। और इसमें यहाँ पे क्या है? NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे r फैक्टोरियल जो है वो नीचे इजाफी आ रहा है। n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड r इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, देयर आर 12 persons players on the Carolina Forest High School basketball team. Coach Thompson must pick 5 players among the 12
on the team to comprise the starting lineup? How many different groups are possible? तो 12 टोटल है, उनमें से 5 लोगों के कितने पॉसिबल ग्रुप्स बनेंगे? 12C5 ये 792. वो कहता है suppose that in addition to selecting the group he must also rank each of the players in that starting lineup according to their ability. अगर हम एबिलिटी की बात भी करें तो उसके लिहाज से जब हम परमोटेशन को यूज करेंगे तो जो डिफरेंट, जब हमारा जो सिलेक्ट हुआ लाइन अप करने से के लिए हमने जो नंबर 1 पे लेकर आए, जब हम उसको नंबर 2 पर लेकर जाएंगे तो एक अलग ग्रुप बनेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 ये 5 लोगों का एक ग्रुप है। अगर तो उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना हो, यानी कि 1 2 3 4 5 के बजाय अगर हम 5 2 3 4 1 भी लिख लें तो उसका कोई फर्क ना पड़े, दोनों बराबर हो, तो ऐसी सूरत में हम कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। अगर उसका ऑर्डर का फर्क भी हो, यानी कि 1 को पहले लाने के बजाय 5 को जब पहले ले आए तो एक नया जो है ग्रुप बनता हो, तो इसको हम परमोटेशन के जरिए से कैलकुलेट करते हैं। ये 2 एग्जाम्पल मैंने की हैं, तो इंशाल्लाह बाकी एग्जाम्पल जो है आपका जो एक्सरसाइज जो है अपनी बुक से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर होगा इंशाल्लाह। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।